Today we will start with dual nature of light, है ना। तो dual nature of light का मतलब क्या है कि light can behave as wave as well as particle, ठीक है। Light can behave as well as wave and particle। कोई मुझे wave बताएगा, wave क्या होता है? What is wave? अगर कोई कहे wave nature, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो समझते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है। So this is dual nature of light and dual nature of light में फर्स्ट है लेट्स से ना वेव नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर मीन्स कि propagation of energy where a particle is going to give the energy to adjacent particle. Here particle is not moving, only the energy is moving। ठीक है, मतलब जैसे अगर मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक एंड पे मैंने रस्सी, है ना, बांध दी ऐसे, और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इम्पल्स दिया मैंने, तो ये क्या होगा, ऐसा वेव ऐसा क्रिएट होगी और फिर ये धीरे धीरे आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। ठीक है, नाउ व्हेन आई हैव गिवन द एनर्जी, the energy has let's say moved from let's say one end to another end, है ना, यहाँ तक एनर्जी का फ्लो हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पार्टिकल और जो रस्सी के जो भी पार्टिकल्स हैं, है ना, वो मूव कर गए हो, है ना, वो अपनी जगह ही थे, बस वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, राइट। तो क्या हुआ, वो सारे पार्टिकल अपनी जगह ही हैं, बट थोड़ा सा जब ये एनर्जी जा रही है देन दे आर मूविंग एंड दे आर पासिंग ऑन दिस एनर्जी टू अनदर पार्टिकल। तो वेव नेचर इज लाइक movement of energy, है ना, without let's say movement of particles, right? So wave nature is mainly like movement of energy through medium। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। अब ये एक तरह से क्या हुआ, एनर्जी का एडिशन, एनर्जी सब्ट्रैक्शन, ये ऐसा हुआ कि एनर्जी के बारे में बात होगी। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन सर्टेन फिनोमेना। ठीक है, तो सर्टेन फिनोमेना ऑफ लाइट कैन ओनली बी एक्सप्लेन थ्रू वेव नेचर। तो लिख देते हैं certain phenomena like interference and diffraction can only be explained by वेव नेचर। अब कोई मुझे बताएगा इंटरफेरेंस क्या होता है? पहले सुना है ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन। इंटरफेरेंस इज अच्छा, ओके, यू गो, ओके। इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो आप इंटरफेयर से आ रहे हो। तो इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि दो वेव अगर अलग अलग सोर्स से आ रही हैं, है ना, एंड व्हेन दे आर कंबाइनिंग व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो होता ये है कि जैसे मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊं कि अगर मान लो दो दो वेव आ रही हैं, जस्ट समझने के लिए, दो वेव अपोजिट एंड से आ रही है। मान लो इधर से तुमने एक रस्सी में ऐसे इम्पल्स दिया, उधर से तुम्हारे फ्रेंड ने ऐसे रस्सी में इम्पल्स दिया, तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, ये दोनों मान लो बराबर एनर्जी से दिए गए हैं लेट्स से हाइपोथेटिकली, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। अब ये बात
कैंसिल आउट कर देंगे ये बात। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन थ्रू पार्टिकल वेव नेचर, क्योंकि पार्टिकल नेचर में क्या होगा, अगर दो पार्टिकल आपस में एक टकराएंगे तो वो कभी दोनों के दोनों खत्म नहीं हो जाएंगे, है ना। सो दे आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय, बट ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग, अगर दोनों अपोजिट नेचर में आ रहे हैं तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो दो वेव्स एक ही मान लो डायरेक्शन में आ रही हैं और एक वेव थोड़ी जल्द फास्ट है दूसरी से, है ना, सो दे आर गोइंग टू कंबाइन। मान लो तुमने एक इम्पल्स दिया और एक जल्दी से इम्पल्स उसके बाद दिया थोड़ा सा रस्सी में, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, राइट। और ये दोनों कंबाइन होने के बाद क्या होगा, एक बड़ी वेव बना लेंगे। तो अब क्या हुआ, अगर दो पार्टिकल आपस में एक ही डायरेक्शन में टकराए, राइट, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, है ना, बिग। तो ये सब बातें किससे समझी जा सकती हैं, वेव नेचर के थ्रू समझी जाती है, जिसे बोलते हैं इंटरफेरेंस। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन एनी आइडिया, सुना है पहले? सो डिफ्रैक्शन इज लाइक बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एजेस। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू शार्प एजेस, दिस इज डिफ्रैक्शन। जनरली हम बोलते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी में रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन हम समझते हैं, ठीक है, तो उसमें एक और होता है, दैट इज डिफ्रैक्शन। तो जैसे अगर मान लो कोई बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट टाइप है ना, वहां पे नीचे वेजिटेशन कैसे सरवाइव करता है, नीचे जो भी ऐसे, है ना, छोटे मोटे पेड़ हैं वो सरवाइव कैसे करते हैं। अगर डेंस रेन फॉरेस्ट है तो क्या होगा, लाइट तो नीचे पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको कवर कर लेगा, राइट। तो होता ये है कि लाइट जो है वो लीव्स जो होती है उनके एजेस से ना, जो भी ये पत्ते हैं इनके एजेस से थोड़ी सी बेंड होके नीचे जाती है। अगर सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती तो ये कभी नीचे वेजिटेशन सरवाइव नहीं करता। होता ये है कि, है ना, डेंस रेन फॉरेस्ट, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट, वहां पे शार्प एजेस होते हैं, उससे वो लाइट बेंड होके नीचे पहुंच जाती है, एंड दैट इज लेट्स से वन एग्जांपल इन नेचर कि डिफ्रैक्शन कैसे वर्क कर रहा है। इसके अलावा और एग्जांपल, जैसे मान लो अभी आपने सीडी देखा होगा, सीडी, केवल सीडी को देखो तो उसमें आपको कलर ऐसे दिखेंगे बहुत सारे, अगर आप उसको देखोगे तो हो क्या रहा है वहां पे, इस तरह से जो है ना लेआउट्स है उसमें ये शार्प एजेस हैं, और इनसे क्या होता है, लाइट जो है ना वो स्कैटर हो जाती है। तो जब लाइट स्कैटर हो जाएगी तो हमें पूरा मतलब स्पेक्ट्रम टाइप का दिखेगा, अलग अलग कलर दिखेगा, तो इसलिए हमें बहुत सारे कलर सीडी में दिखते हैं। इसी तरह से अगर हम मान लो बात करें सनलाइट की, जो हमारी मतलब एटमॉस्फेयर पे गिर रही है, तो सारी की सारी सनलाइट देन फर्स्ट इट इज पासिंग थ्रू क्लाउड्स। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, वाटर क्लाउड्स के फॉर्म में है। तो जब ये लाइट गिरती है तो क्या होता है, यहाँ से जितनी ये मतलब अगर पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता तो लाइट बहुत कम आती, लेकिन होता ये है जो ये बीच में स्पेसिंग है ना, ड्रॉप्स के बीच में, इन ड्रॉप्स के बीच में जो स्पेसिंग है उसमें से लाइट ऐसे पास होती है कि वो ऐसा लगता है कि एक नया सोर्स है, तो ऐसे लाइट स्कैटर होती रहती है। ठीक है, ये ड्रॉप्स हैं, पीछे से लाइट आई है ऐसे मान लो, तो ये क्या हुआ, ऐसे बढ़ गई और ब्रेक हो गई, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, राइट, है ना। जैसे हमने सीडी में देखा, सीडी का जो शार्प एज था उस पर लाइट गिरी तो बैंड हुई और स्पेक्टर मतलब स्कैटर हो गई। तो ऐसे हमें लाइट की स्कैटरिंग होती है, दैट्स हाउ वी आर गेटिंग द लाइट। तो ये सब बातों से ये समझ में आ रहा है कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ये मैंने शॉर्ट में बताया, राइट। तो दीज आर लेट्स से फिनोमेना व्हिच कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर, है ना। पार्टिकल नेचर से क्या होगा, पार्टिकल नेचर में तो केवल रिफ्लेक्शन होगा, कहीं से अगर टकराएगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। तो दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर। बी क्या है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर में क्या होता है, अ पार्टिकल इज लेट्स से टेकिंग द एनर्जी एंड मूविंग टू अनदर, है ना। यहाँ पार्टिकल इज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, है ना, पार्टिकल इज कैरियर
एक मिनट, ठीक है। A particle is carrier of energy. अब वो कह रहा है यहाँ पे कि अगर मान लो कहीं से हमने जैसे यहाँ पे सर्टेन फिनोमेना लिख लेते हैं पहले भी, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and black body radiation can only be explained by particle nature. ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे, है ना, आगे, बट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो होता यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि बस मैं ब्रीफ में भी समझा रहा हूँ कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिन पे अगर लाइट गिरती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। जैसे ही लाइट गिरेगी ऐसे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे ये जो लाइट्स हैं, ये जो मेटल्स हैं, इन पे अगर आप लाइट डालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। कैसे पता चलेगा? एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दो, है ना, पॉजिटिव का, उसके बाद एक एमिटर लगा दो। ठीक है, तो क्या होगा, जिस मेटल के सामने अगर ये इलेक्ट्रोड, मतलब आप ठीक है, एनोड लगा दोगे ऐसे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके इस पे पहुंचेगा, तो एक तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा, विच इज रीचिंग फ्रॉम हियर टू हियर। और फिर आपने यहाँ पे देखा तो ये आपको डिफ्लेक्शन दिख जाएगा। नाउ तो इसमें होता ये है कि फॉर एवरी मेटल देयर इज अ सर्टेन एनर्जी, है ना, हमने आयनाइजेशन एनर्जी नहीं अभी नहीं पढ़ा है, राइट। तो ये हमें थोड़ा पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, राइट। इनको अगर निकालना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये बाहर निकलेंगे। एक मिनट, पार्टिकल नेचर, ठीक है, तो इनको अगर कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो बाहर निकलेंगे, राइट। अब हर मेटल के लिए ये एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि हर मेटल के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं, पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होता है, तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, वीकर अट्रैक्शन, ये सब लगेगा, राइट, जो भी है। सो दिस एनर्जी इज डिफरेंट फॉर एवरी अदर मेटल। एनीवे, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, जब हम इस पे लाइट डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं, राइट, इतनी एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन कैन जंप आउट, है ना। इसको इतनी एनर्जी हमने दे दी कि इलेक्ट्रॉन अब इससे बाहर निकल सकता है। दैट्स हाउ द एमिशन इज हैपनिंग। नाउ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये पार्टिकल नेचर में क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो वेव नेचर क्या है, वेव इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, लगातार ऐसे भेजती रहेगी। सो दैट्स व्हाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए मान लो 20 किलो जूल एनर्जी, मान लो, या मुझे 20 जूल एनर्जी चाहिए, किलो जूल ज्यादा हो जाएगा, 20 जूल एनर्जी चाहिए, तो सारी की सारी एनर्जी एक साथ सप्लाइड तो होगी नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे वेव नेचर के थ्रू, है ना, मान लो पर मिनट पर सेकंड 1 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो मुझे कितने लग जाएंगे, 20 सेकंड मिल जाएंगे, लग जाएंगे। 1 जूल एनर्जी पर सेकंड अगर मान लो मिल रही है, तो मुझे 20 सेकंड लग जाएंगे 20 जूल एनर्जी लाने में। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो क्या होना चाहिए था, आफ्टर 20 सेकंड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखा ये गया कि जैसे ही ये लाइट गिरी तुरंत यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये बोला गया ये कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लैग नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गिरा वैसे ही, जैसे ही लाइट गिरी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तुम में से कुछ लोग सोच सकते हैं सर 20 जूल मान लो 1 सेकंड में सप्लाई हो रही हो,
तो फिर तुरंत निकल जाएगा ना। हाँ यस सर, ये बात सही है, बट हर मेटल में 20 नहीं होगा, है ना। किसी मेटल में मान लो ज्यादा होगा, कम होगा, राइट। तो मान लो किसी मेटल में 40 जूल है, उसमें फिर 2 सेकंड लगने चाहिए थे। तो इस तरह से, है ना, ये बात आप समझ सकते हो कि अगर वेव नेचर लिखेंगे तो उसमें सम टाइम लैग आएगा, उतनी एनर्जी को एक्यूमुलेट करने में टाइम लगेगा, एंड तब फिर इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या माना गया कि लाइट जो है उसमें एक, है ना, ये हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में समझेंगे कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल के नेचर के फॉर्म में जा रही है, और जैसे ही टकरा रही है इलेक्ट्रॉन पे, सारी की सारी एनर्जी एक साथ दे दे रही है, नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म, एकदम इमीडिएटली दे दी है। तो अगर ये 20 जूल एनर्जी की लाइट या 20 जूल एनर्जी का, उसको बोलते हैं टर्म फोटोन, अभी आगे बताएंगे। तो अगर 20 जूल एनर्जी का फोटोन यहाँ से टकरा गया, है ना, फोटोन इज लाइक लाइट का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये क्या करेगा, सारा का सारा एनर्जी दे देगा और इलेक्ट्रॉन, है ना, बाहर निकल सकता है। तो इस तरह से ये समझाया गया कि ये यहाँ पे वेव नेचर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैं बस ओवरली समझा रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है कि हर बॉडी एक पर्टिकुलर, है ना, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको रेडिएट करती है। जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी भी रेडिएट करती है। क्या रेडिएट करती है? इंफ्रारेड, जैसे मैंने बताया था कि वो इंफ्रारेड जो मिरर्स होते हैं, या फिर इंफ्रारेड जो टेक्निक है, सॉरी, इंफ्रारेड जो, क्या बोलना चाहिए, लेंसेज होते हैं, है ना, दैट इज यूज्ड इन इंफ्रारेड विजन, जो आपके ये चश्मे वगैरह बनते हैं, इनमें यूज होते हैं। तो whatever is happening here is कि आपकी बॉडी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन दे रही है, राइट। बॉडी आपकी इंफ्रारेड, माइंड जो है वो उसकी थोड़ी ज्यादा होती है देन इट इज, मैंने बोला था ये शो करता है रेड में, और यहाँ पे जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आपके पेट में, वो थोड़ा थोड़ा रेड दिखेगा, है ना, ज्यादा रेड दिखेगा, मतलब ऐसा। सो एनीवे, हर बॉडी जो है वो रेडिएट करती है, और ये जो रेडिएशन है कि कौन सी वेवलेंथ रेडिएट होगी, अच्छा हर तरह की वेवलेंथ रेडिएट करती है, बट मोस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की वेवलेंथ रेडिएट कर रही है, हर तरह की वेवलेंथ रेडिएट करती है। जैसे अपनी बॉडी आईआर ज्यादा रेडिएट करती है, और भी करती है, लेकिन बाकी सब थोड़े से कम है इंफ्रारेड के कंपैरिजन में। तो जैसे ये जो बॉडी है, ये जो भी रेडिएट कर रही है, इसमें जो वेवलेंथ है, मतलब जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, हम इसको बोलेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लेट्स से फोटोन, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वेव्स हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो चेंज होती रहती है विद टेम्परेचर। तो जैसे मान लो लोहे को देखो, आप गर्म कर रहे हो लोहा, तो क्या होगा, लोहा पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रेड होना चालू होगा, और उसको गर्म करोगे तो वो येलो होना चालू हो जाएगा, ब्राइट येलो, है ना, और फिर एकदम से वो क्रीमिश वाइट, ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप कर दोगे तो पूरा टूट जाएगा, येलोइश क्रीमिश वाइट, ऐसा कुछ आता रहेगा। तो ये क्या हुआ, अलग अलग कलर दिखना चालू है, अलग अलग कलर दिखना चालू है, इसका मतलब क्या है, लैम्डा चेंज हो गया, है ना। पहले रेड था, फिर येलो की तरफ जाने लग गया। तो होता यही है कि जो लैम्डा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इट्स ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली एनर्जी, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं निकल रही है, एक सेपरेट एनर्जी के पैकेट्स निकल रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल नेचर है ना, और वो हमें रंग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या रंग होगा हमारा, मतलब पार्टिकल का। इसी में एक आता है ब्लैक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो जितने भी कलर हैं, वो उनमें कलर इसलिए आता है क्योंकि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कलर तो एब्जॉर्ब होता है, और बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर, है ना, वो सब रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पे ब्लैक कोई है, तो ब्लैक क्या करेगा, वो सारी की सारी लाइट को, है ना, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ब्लैक पूरा, और वो लाइट छोड़ेगा ही नहीं, तो हमें कोई लाइट दिखेगी नहीं, राइट, है ना। इसलिए हमें फिर यहाँ पे कलर दिखता नहीं है। तो जो जो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें यहाँ पे मिलने वाला है, वही कलर हमें दिखता है। सिमिलरली जैसे मान लो, राइट,
जैसे व्हाइट है, व्हाइट में क्या बोलते हैं कि जितनी भी लाइट गिरेगी, है ना, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी जनरली, है ना, ऑलमोस्ट ऑल। तो ये जो लाइट यहाँ पे है ना, सारी की सारी लाइट जो मतलब रिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे रेडिएशन व्हाइट, व्हाइट जो भी है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मतलब कोई लाइट अब्सॉर्ब नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, राइट, एक तरह से सारी की सारी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई तो हमें व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका अपोजिट कलर हमें दिखता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो अगर मान लो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होगी तो कलर कौन सा दिखेगा, ऑरेंज, है ना। अगर ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब होगी तो हमें कलर कौन सा दिखेगा, रेड, है ना, ऐसा, ठीक है। तो बाकी सारे कलर जो है मिलके ये रेड कलर दिखाएंगे। तो ये है लाइट का मतलब कलरिंग का। लेकिन यहाँ कलरिंग से इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है कि एक टर्म और आता है ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी इज दैट टाइप ऑफ बॉडी which can let's say absorb all light perfectly, है ना। ब्लैक बॉडी, ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज ए ब्लैक होल, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, जो हम ब्लैक कलर बोलते हैं वो परफेक्टली ब्लैक नहीं होता, उसमें अगर आप थोड़े सा तेजी से लाइट डालोगे, है ना, तो क्या होगा, वो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ग्लिटर करेगा, मतलब, है ना, वो चमकेगा, दिखेगा आपको उस पे। ऐसे एकदम से आप मान लो ब्लैक कलर लो अलग अलग, है ना, 2-4 ब्लैक लो आप अलग अलग, और इस पे एकदम से लाइट डालो तेजी से, तो आपको दिखेगा कि ये लाइट हल्की हल्की, है ना, बाहर जा रही है ना, शाइन करेगा, मतलब ये। परफेक्टली ब्लैक क्या होगा, वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सब मतलब ले जाएगा। तो आपको एक, आप इसके ऊपर से अगर मान लो ब्लैक के ऊपर से व्हाइट लाइट लेके जा रहे हो, इसके ऊपर से व्हाइट लाइट लेके जा रहे हो, तो आपको इफेक्ट पता चलेगा कि कहाँ पे कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना वो वापस आ रहा है, एंड हाउ इट इज हैपनिंग, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। तो ये ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, जो पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर ले, है ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो कि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। एनीवे, ये दो टर्म थे। कई बच्चे कहते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, तो वो मैंने समझा दिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम बोल रहे हैं कि कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइप के रेडिएशन को इमिट करेगा। जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेडिएशन या वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। इतने में किसी को कोई डाउट, ये सब थ्योरी ऐसे ही था, थोड़ा थोड़ा नॉलेज सर के लिए। ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन बोल सकते हो? परफेक्टली ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन ये है, विच एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट। तो कई बार ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए एक ब्लैक कैविटी दिखाते हैं, मतलब एक ऐसा, मतलब कैविटी टाइप का है, ठीक है, उसमें अंदर ये ब्लैक हमने कोट कर रखा है, और यहाँ से लाइट को मान लो एक पर्टिकुलर एंगल पे छोड़ा, इस तरह से छोड़ा कि ये लाइट कभी भी इससे एस्केप ना हो पाए, क्योंकि आपको पता है हर बार वो टकरा के रिफ्लेक्ट होती रहेगी, थोड़ी ना थोड़ी तो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, राइट ना। तो ऐसे, तो इस तरह से बनाते हैं कभी कभी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, इसमें जो लाइट गई वो वापस आएगी ही नहीं, वो अंदर ही क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी, थोड़ी और एब्जॉर्ब होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी, उसको बोलते हैं ब्लैक कैविटी। जस्ट लाइक hypothetically we are like hypothetically नहीं बोलना चाहिए, sorry, we are trying to let's say make a perfect black body, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो दो नेचर आ गए। अब ये जो दो बातें हैं ना, पार्टिकल नेचर, ये एक्चुअली में आया जब प्लैंक्स ने कुछ बोला। प्लैंक ने बोला कि भाई ऐसा है कि उस टाइम तक मैक्सवेल वाज द साइंटिस्ट, है ना, मैक्सवेल की धूम चल रही थी, मतलब ही वाज लाइक सुपरस्टार दैट टाइम। लोग मैक्सवेल की बात सुन रहे थे, तो मैक्सवेल सेड कि यार जो लाइट है ना,
वो कंटिन्यूस रेडिएशन है, ठीक है, तो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड nobody is like disagreeing him that time. तो प्लैंक ने उस टाइम पे बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है ना, लाइट डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है उसमें। तो यही बात है, तो अब हम हेडिंग डाल रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बीच में देंगे, है ना, किन सर्कमस्टेंसेस पे ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? अब एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। अफिनिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, किसकी ज्यादा एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला जैसे मान लो बात है जो हम बोल रहे थे कि दैट टाइम मैक्सवेल वाज देयर, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, आर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंटिन्यूअस, है ना, रेडिएंट एनर्जी, दैट मींस वेव नेचर, ठीक है, राइट, एंड this nature can explain phenomena like interference and diffraction, ठीक है, but it failed to explain few more phenomena, ठीक है। So then ये तो है बैकग्राउंड कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज कंटिन्यूअस रेडिएंट एनर्जी, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रेडिएंट एनर्जी बोल सकते हैं, of radiant energy, that is wave nature, and this nature can explain, ये मैं बता चुका हूँ, right? So then there was a Planck, है ना, but according to Planck, electromagnetic radiation is discontinuous, ठीक है, discontinuous flow of energy in form of small packets of energy, है ना, these packets are called quantum or quanta,
ठीक है, जिन पैकेट्स को क्या बोला गया, क्वांटम या क्वांटा। अब है ना, दिस ऑब्वियसली दिस नेचर कैन एक्सप्लेन, है ना, सो हेंस दिस कॉन्सेप्ट कैन एक्सप्लेन photoelectric effect and black body radiation, ये मैं पहले बता चुका हूँ। So now what are the, let's say, important points? Points of Planck's theory. कि भाई एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, पैकेट्स, सर मतलब एनर्जी इज क्वांटाइज्ड ना? हाँ हाँ हाँ, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, ठीक है, दैट इज क्वांटा, है ना। फॉर लाइट these packets are called photon, second, energy of one photon is, you know, energy of one photon, right, that is E is proportional to its frequency. So energy is equals to h nu, where h is Planck's constant. चलो इसको नेक्स्ट लाइन देते हैं, E equals to h nu, where h is Planck's constant. h की वैल्यू आती है 6.626 into 10 to the minus 34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू। सर आई थिंक अर्ग होगा। नहीं, अर्ग में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, जूल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्ग में। तो एक एक मतलब जैसे अर्ग इक्वल्स टू क्या होता है, 10 to the minus 7 जूल, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू 6.626 into 10 to the minus 27 into 10 to the minus 7 जूल सेकेंड। 10 to the minus 7 जूल को क्या लिखेंगे, अर्ग, तो क्या हो गया 6.626 into 10 to the minus 27 अर्ग सेकेंड। बट मैं प्रिफर करूंगा आप यूज करो जूल वाली वैल्यू, ठीक है, अर्ग वाली वैल्यू बस ऐसे ही बता दी है। ठीक है, ये हो गई, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू। अब इससे क्या मिलेगा, इससे मुझे हमेशा एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लो एग्जांपल क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फाइंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है, ऑफ येलो लाइट। बताओ भाई, येलो लाइट है 5000,
एंगस्ट्रॉम। ये मैंने क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है। ये मैंने दे रखी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ वाला वेवलेंथ। में वेवलेंथ में क्या करेंगे, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो ई इक्वल्स टू एच न्यू एंड एच न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अब आपको एच पता है, सी पता है, लैम्डा पता है, सॉल्व करो। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, राइट। एच की वैल्यू क्या है, 6.626। इसको शॉर्ट में 6.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं 6.6 लिख ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। 6.6 इंटू टेंस टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू टेंस टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो टेंस टू पावर माइनस 10। तो इससे कितना आया, कट गया, टेंस टू पावर माइनस 24। और या फिर इसको लिख लो इस, हाँ, टेंस टू पावर माइनस 24। और ये 5000 से 3 ये कट गया, तो ये कितना आया, टेंस टू पावर 5। अब ये 5 और ये हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, टेंस टू पावर माइनस 19। सो दिस इज गोइंग टू बी टेंस टू पावर माइनस 19। पावर तो पहले हमने कंफर्म कर ली। अब हम देखते हैं इसको, तो ये 5 से कटेगा तो ये 0.6 टाइम्स, तो 66.6 इंटू 0.6 का मल्टीप्लाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 36, 3, 36 और 3, 39। So this is going to be 3.96 or approximately 4। तो यह आ जाएगा 4 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19 जूल। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, वी कैन डिवाइड बाई, है ना, 1.6 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19। तो ये हिस्ट्री आपका आंसर भी सही है। अभी मैं यही लिख रहा हूँ, ओके। सो ये समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, यस नो? नो सर। ओके, नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट, कि इसमें कुछ इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन पे ध्यान दे देते हैं। तो लेट्स से
some unit conversion. तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विच इज नथिंग बट 1.6 into 10⁻19 कूलम एंड वोल्ट इज लाइक वोल्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी होता है Q इंटू V, तो इसमें यूनिट क्या होगी Q की कूलम, वोल्ट की यूनिट क्या होगी V, और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी जूल, है ना। तो इससे क्या समझ में आया, C इंटू वी कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है जूल, तो ये क्या आ गया 1.6 into 10⁻19 जूल। ठीक है, ये बात समझ में आई, राइट। मैंने जस्ट रिलेट किया आपको, पोटेंशियल एनर्जी बताया था Q इंटू वी, सो यूनिट क्या बन जाएगी कूलम इंटू वोल्ट मतलब जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻19 जूल। 10⁻10 कैसे आया, एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम को मीटर में सब स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है। मान लो ये लिखा हुआ है H की वैल्यू 6.6 into 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, डिवाइड बाई लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10⁻10 मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, इसलिए हमने ये 10⁻10 लिखा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इससे आपका कितना आ रहा था 4 into 10⁻19 जूल। ठीक, एनीवे अब बात आती है सम यूनिट कन्वर्जन। तो फर्स्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻19 जूल। अच्छा, जनरली ये जो एनर्जी दे रखी थी है ना 1 फोटोन की, तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जनरली वी अज्यूम only 1 photon is assumed by is absorbed by 1 atom, ion or molecule, 1 atom, आयन और मॉलिक्यूल। तो जैसे 1 फोटोन की एनर्जी है तो इसका मतलब क्या है, वो पर एटम एनर्जी आई है ना, हेंस एनर्जी ऑफ 1 फोटोन विल बी पर एटम और मॉलिक्यूल, है ना, ऐसा पर एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो जैसे कहीं पे एनर्जी आप दे रहे हो तो बोला गया कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी मान लो मेटल ने, तो वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू फोटोन होगा कि उसने एक फोटोन को बस एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हम बोलेंगे कि पर एटम उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसीलिए अगर हमें कन्वर्ट करना हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल पर किलो जूल पर मोल, सो यहाँ पे क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट that is converting into per atom or molecule is converting into molecule लिख लेते हैं let's say, that is converting into kilojoule per mole, how many kilojoule per mole, ठीक है।
तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी गई। अगर मान लो हमें लिखना हो कि एक मोल को कितनी जाएगी, तो दैट मींस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई Na पार्टिकल्स, है ना, Na से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी को। ये एनर्जी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 1 मॉलिक्यूल है, तो फॉर 1 मोल क्या हो जाएगा, 1 मोल या फिर Na मॉलिक्यूल total energy will be Na into 1 electron volt। Na की वैल्यू लिख लो 6 इंटू अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू लिख लो आप 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, है ना। तो ये आ गया 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 6 इज 9.6 इंटू 10⁻23 से ये माइनस होगा 10⁻4, फिर आ जाएगा जूल। तो इससे आ जाएगा 96। अच्छा, इसको 10⁻3 को किलो जूल लिख सकते हैं, तो 9.6 इंटू 10 किलो जूल या फिर 96 किलो जूल पर मोल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, हेंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल मतलब क्यों, मतलब 96 किलो जूल पर मोल। ये आया। अब इसमें आता है नेक्स्ट, इक्वल्स टू होता है hc बाई लैम्डा। तो आप h और c की वैल्यू आपको फिक्स पता है, दैट इज 6.63, मान लो 626 को 63 लिख ले रहा हूँ, इंटू 10⁻34 और इसको लिख ले रहा हूँ 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा। सो दिस वैल्यू विल कम 19 पॉइंट, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 63 इंटू 3 कितना होगा 189। सो दिस इज 19.89 इंटू 10⁻26 जूल, ठीक है, जूल मीटर डिवाइड बाई ये लैम्डा आ गया। नाउ ये तो एक वैल्यू आ गई आपको यहाँ पे, वैल्यू जो भी अगर लैम्डा अगर आप मीटर में रखोगे तो यहाँ पे एनर्जी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी जूल में। और क्या कर सकते हैं, और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 19.89 इंटू 10⁻26, राइट, इसको डिवाइड कर दें हम 1.6 इंटू 10⁻19 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो जूल। तो 1.6 इंटू 10⁻19 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू डिवाइड बाई यहाँ लैम्डा मीटर में, तो इससे क्या होगा, ये आपकी वैल्यू आएगी लगभग ऐसे, इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12.42 मान ले, 12.42 के आसपास आता है, एंड दिस इज गोइंग टू कम इन 10⁻⁷। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी जो है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये वैल्यू हमारी आ गई 12.42 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर डिवाइड बाई लैम्डा इन मीटर, ठीक है। अब मान लो जो लैम्डा मतलब अभी जैसे मैंने बोला, मान लो एग्जांपल 5000 एंगस्ट्रॉम, आप क्या कर रहे थे, 5000 वैल्यू वही रख रहे थे इंटू 10⁻10 कर रहे थे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। सो ऑल द टाइम, है ना, वी आर राइटिंग एवरीथिंग, मतलब मुझे अगर 5000 एंगस्ट्रॉम लिखना होगा तो मैं ये 10⁻10 यहाँ लिखूंगा। सो दैट्स हाउ आई एम राइटिंग, ठीक है। ये जो वैल्यू है मतलब मुझे वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, दिस इज नॉट, है ना, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो अगर मैं 5000 मीटर लिखता तो मैं ये बात लिखता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट द वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम विच इज लाइक नथिंग बट
है ना। अगर मुझे वैल्यू लिखनी हो तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम है इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 12.42 इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10, तो इससे ये 10⁻³ चला जाएगा, तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, फॉर्मूला बना दे रहा हूँ मैं, ये एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट 12420 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। वैल्यू आपको किस में डालनी है, यहाँ पे लैम्डा की डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में डालना है, एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। ठीक है, ये अप्रोक्स फॉर्मूला है। ठीक है, so this is sometime is also written as 12,400 divided by lambda in angstrom। समझ में आया? मैंने ये एग्जाम्पल के लिए समझाया कि कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मुझे है ना। लेट्स से अगर मुझे वैल्यू डालनी होती तो मैं यहाँ क्या डालता, यहाँ वैल्यू डालता मैं 5000 इंटू 10⁻⁻10, और अगर मुझे एंगस्ट्रॉम में डालनी है यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली डालूंगा 5000, क्योंकि मीटर को फिर एंगस्ट्रॉम को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, इसलिए मैंने 10⁻⁻10। कोई दिक्कत? समझ में आया ये कन्वर्जेंस? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें बात आती है, ये तो हो गई, तो हेंस वी कैन से एनर्जी ऑफ फोटोन is nothing but h nu, that is also nothing but h c by lambda, और it is nothing but h c nu bar, है ना। h c by lambda को ये भी लिख सकते हैं 1 by lambda is nu bar, that is wave number। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। एंड अगर हम देखें h c by lambda से तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट is nothing but 12,400 divided by lambda in angstrom। तो ये भी एक दो बातें हमने यहाँ सीख ली। ठीक है, नाउ total energy radiated, then it is going to be, that is equals to number of photons, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, ये डिपेंड करेगा कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। सो ई टोटल इज इक्वल्स टू n into energy of photon। न्यू बार है, ये न्यू है, ये वी नहीं है। ठीक है, ये न्यू है, न्यू ऐसे आता है, और ये न्यू बार है। न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और न्यू बार मतलब होता है राइट वेव नंबर। तो ये हो गया एनर्जी टोटल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया थ्योरी। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो बस इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो, है ना, कोई हम सोडियम लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने देखा एक सोडियम लाइट के फोटोन की वेवलेंथ क्या थी। मान लो 1 सेकंड तक मैंने, सॉरी 1 मिनट तक मैंने सोडियम लाइट डाली, राइट, 1 मिनट तक, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो भाई पर सेकंड एनर्जी जा रही थी, आपको पता होगा, तो पहले हमने निकाला था शायद 4 इंटू 10⁻90, पर मिनट कितना हो जाएगा, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उल्टा कभी कभी दे रखा होता है कि एक लाइट सोर्स है, जैसे एक एग्जांपल दिख रहे हैं, a light source of power 60 वाट, है ना, 60 वाट
of monochromatic light. Monochromatic light source. मोनोक्रोमेटिक होता है जो सिंगल वेवलेंथ देता है. A monochromatic light source of power 60 watt, gives releases gives photon of, let's say, 5000 angstrom. Find number of photon emitted per minute by this source. तो ऐसा कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया. हम कैसे करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशन. हमें बोला गया है 60 वॉट. 60 वॉट का मतलब क्या हुआ? 60 वॉट मतलब होता है 60 जूल पर सेकेंड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड. तो यहाँ पे पूछा गया पर मिनट, तो क्या होगा? 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड में कितनी एनर्जी हो जाएगी? 60 जूल इंटू 60. सही है. 1 सेकेंड में 60 जूल मिल रही है, तो 10 सेकेंड में 600, 60 सेकेंड में 60 इंटू 60. So this is going to be 60 into 60, which is 3600 joule, right, in 60 seconds. तो ये मिल गई टोटल एनर्जी. एनर्जी ऑफ फोटोन मैं निकाल लूंगा यहाँ से 5000 एंगस्ट्रॉम से भी. तो कैन आई कैलकुलेट नंबर? मुझे नंबर मिल जाएगा. तो बताओ भाई नंबर क्या होगा? सॉल्व. सर एम्स्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करना है. नहीं, अब नहीं करना है. अगर आप 12400 वाला ले रहे हो तो उसको कुछ नहीं करना है. वो तो ऑलरेडी लेने के बाद आया है ना. अगर आप ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो 12400 वाला, तो आपको नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पे. लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो, मान लो कहाँ गया ये वाला, है ना, यहाँ पे, राइट. यहाँ पे आपको लेमडा मीटर को, है ना, यहाँ लेमडा मीटर में आप कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मीटर मीटर कर सके. तो डिपेंड करता है कि आप जूल में एनर्जी निकालना चाह रहे हो डायरेक्टली, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले बना के फिर जूल में कन्वर्ट करोगे. तो एनी वे यू कैन डू.
ठीक है भाई, तो चलते हैं अब आगे। फोटॉन्स देखो, अब अगर पीयूष और मैं श्रुति इन सब की बात कर रहा हूँ, ये वैल्यूज बहुत छोटी नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा आंसर, है ना तरंग? आप लोगों ने हाँ सर, कैलकुलेशन मिस्टेक किया था थोड़ा, दूसरा फॉर्मूला लगा के यहाँ पे किया हूँ। ठीक है, सबके अलग अलग आ रहे हैं ना, तो पता चल रहा है कि कैलकुलेशन में किस लोगों की कितनी मिस्टेक हो सकती है, वो भी रहेगा। बट ट्राई एवरीवन, है ना। आई एम नॉट गेटिंग राइट नाउ 46 स्टूडेंट्स आर देयर, बट सबने नहीं दिया है आंसर। सही और गलत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तुमने अपनी बुक में क्या किया है। सब मुझे आंसर दो, मुझे खुद नहीं पता है, मैंने बस ये क्वेश्चन बना दिया है, मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने ही। चलो अब लेट्स से कुछ लोगों के आंसर आ चुके हैं ऑलरेडी। यस, तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एनर्जी टोटल दे रखी है 36 जूल, 3600 जूल, और यहाँ पे मैं एन निकालना है मुझे और एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन मैं दो तरह से निकाल सकता हूँ, या तो मैं स्टैंडर्ड मेथड लगाऊं जिसमें मुझे जूल एनर्जी मिलेगी, तो वहां क्या लिखा था 19.89 into 10 to power minus 26 divided by lambda, that is 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5000 into 10 to power minus 10, तो ये जूल में आ गया एनर्जी, सिंपल डायरेक्ट। ठीक है, नाउ यू कैन चेक हियर, दिस इज 10 to power 3 और ये 10 to power minus 10, तो ये बचा 10 to power minus 7, 10 to power minus 7 ऊपर चला गया तो ये हो गया आपका 10 to power minus 19। अब आप 5 से इसे डिवाइड करोगे तो ये हमने निकाला भी था, 4 into 10 to power minus 19 आया था। So this is 3600 is nothing but n into 4 into 10 to approximately 19. Now this is joule, this is joule, तो joule से joule कट गया। अब n की वैल्यू निकालनी है। n ये 4 से कट जाएगा, ये 900 टाइम्स, n की वैल्यू आ गई 900 into, अब ये 10 to minus 19 अगर इधर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, प्लस 19, so it is nothing but 9 into 10 to power 21. So this is one way of doing it. Another way is you can write energy of photon directly. It is 12,400 divided by 5,000. तो ये इससे कट हो गया, and then you can write this is approximately 2.5 electron volt, approximately. Now 2.5 electron volt को जूल में कन्वर्ट कर लो, then this is going to be 2.5 into 1.6 into 10 to power minus 19. क्यों? क्योंकि ये जूल में है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर इससे भी वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू अप्रोक्सीमेटली 10 to power minus 19। अब आप यहाँ रख दो वैल्यू, 3600 is equals to n into 4 into 10 to power minus 19 and you can get answer from here। तो ठीक है, n की वैल्यू दोनों तरह से 9 into 10 to power 21 आई। ठीक है, तो दो बच्चों के आंसर सही आए, बाकी बच्चों ने नहीं दिए आंसर सही, राइट। तो ये सब बातें ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में, अब मैं थोड़ा सा और घुमा रहा हूँ, अगर मान लो इस क्वेश्चन में इस बल्ब की एफिशिएंसी 75% हो जाती है,
efficiency of bulb is 75%. Find number of photons emitted in 1 second. 1 सेकेंड में कितने फोटोन निकलेंगे ये बताओ। अब एफिशिएंसी अगर 75% है, इसका मतलब क्या है, जितनी एनर्जी वो दे रहा था उतनी एनर्जी नहीं देगा, है ना। तो ये बी पार्ट जैसे मान लो, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, अगर एफिशिएंसी 100% होती तो 60 जूल था, 100% होती तो 60 जूल था, 75% होगी तो कितना हो जाएगा, 75% ऑफ 60 जूल, सो दैट इज गोइंग टू बी 45 जूल। अब टोटल एनर्जी पर सेकेंड ये हो गई 45 जूल। अब आप फिर से करो, 45 जूल इज इक्वल्स टू n इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बस निकाल दो जल्दी, ये आपको पता ही है, 4 इंटू 10 टू पावर -19, तो ये हो गया n इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -19, तो इससे आ जाएगा ये 11.25, तो ये आ गया n वैल्यू 11.25 इंटू 10 टू पावर +9। ठीक है, तो ये आ गए ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलीज हो रहे होंगे 1 सेकंड में, ये निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। यस नो, हाँ भाई बताते रहो। यस यस सर। सर सिंपल है। अब यस सर। अब एक दूसरा क्वेश्चन, अगर दो डिफरेंट वेवलेंथ हैं तो बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, which will be having more energy. Let's say another example, which has, ठीक है, higher energy, ठीक है, a photon of violet light with wavelength 4000 angstrom or a photon of red light having, जल्दी से बताना है, ठीक है, ये आंसर, वेवलेंथ 7500 एंगस्ट्रॉम। बताओ भाई किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ठीक है, मेरे पास आंसर आने लग गए। करेक्ट, करेक्ट सुशील। करेक्ट एजल, ऋषिकेश सही, आर्यन करेक्ट। जल्दी जल्दी आंसर दो बाकी लोग भी। यतेंद्र करेक्ट। ठीक है, तो चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या है, E is hc by lambda और that is 12,400 डिवाइड बाय lambda in एंगस्ट्रॉम मान लो। तो क्या होगा, अगर lambda बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। So this is what we can write, lambda increases, energy decreases, or you can say energy is inversely proportional to lambda। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसका लैम्डा कम उसका एनर्जी ज्यादा। हेंस violet light has more energy। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो दूसरी चीज, अगर मान लो अनदर एक एक क्वेश्चन में लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, a certain die
absorbs light of wavelength 4500 angstrom, and then fluorescence का मतलब क्या है? emission of light है ना, absorb के बाद है ना, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, emission है ना, light of 5000 angstrom, ठीक है। assuming under given condition 50% of absorbed energy, 50% of absorbed energy is re-emitted out, as fluorescence calculate the ratio of number of photons emitted out to number of photons absorbed। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहे हैं, एक मान लो ये डाई है, इसको ये एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की और फिर इसने ये एनर्जी इमिट की या फ्लोरोसेंट की, है ना, ये लाइट। अगर मान लो इसने ई जूल एनर्जी दी तो उसकी आधी एनर्जी यहाँ इमिट हो गई। वी कैन राइट ई एब्जॉर्ब इज नथिंग बट एन एब्जॉर्ब इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। ई इमिट फ्लोरोसेंट मतलब एन फ्लोरोसेंट इनटू एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज गोइंग टू इमिट। इनका हम रेशियो ले सकते हैं, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी का रेशियो दे रखा है, दिस इज 50%, तो आपको पता है ये इसका हाफ है ना, या ये इसका डबल है। ये आपको एनर्जी पता चल जाएगी इसकी वैल्यू से, है ना। तो कैन वी राइट एन ए एन एन एफ का रेशियो, सॉरी इन्होंने उल्टा पूछा एमिटेड आउट, तो एन एफ बाई एन ए का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन में भी यार आप लोगों के आंसर गलत हो जाते हैं।
चलो लेट्स सी, काफी लोगों के आंसर आ गए। तो विल राइट energy fluorescent divided by energy absorbed is nothing but n fluorescent into, है ना, energy of photon which is hc by lambda f divided by n absorbed into hc by lambda a। hc by lambda हट गया, energy of fluorescent divided by energy absorbed, this is nothing but nf by na into, ये lambda a ऊपर आ जाएगा by lambda f। Now this value you know कि फ्लोरोसेंट और इससे ये इसको कट करोगे तो ये 50% है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। दिस इज नथिंग बट 1/2 इज इक्वल्स टू NF by NA इनटू लैम्डा ए। लैम्डा एब्जॉर्ब की वैल्यू कितनी है 4500, मिड फ्लोरोसेंट की कितनी है 5000, so 4500 डिवाइड बाय 5000, so this is nothing but 9/10। so now you can write NF by NA is equals to, this will go here 10 and this is going to go down, so this is going to be 18, so 5/9, this is your answer। ठीक है, जिसके 5/9 आ गया सब सही है। then 5/8 कैसे आ रहा है पता नहीं। सर ये क्या, मैंने जो 5000 एमस्ट्रॉन्ग मिला था ना, उसमें फिर 50% निकाला, तो वो करेक्ट है क्या? तो फिर कितना आया? नहीं नहीं नहीं, वो करेक्ट नहीं है। तो तुमने 2500 लिख दिया ना, एनर्जी आधी होगी तो लैम्डा डबल होगा। ओके। ठीक है, 5/8 कैसे आया? कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है। 4500 और 5000 में तो 9 और 10 का ही रेशियो आएगा ना। अब नेक्स्ट तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया जल्दी। हाँ कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट है, लेट्स से इसको भी देखो क्वेश्चन। अ फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर का मतलब कितना होगा? 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नैनोमीटर is absorbed by a gas and then re-emitted 2 photons। One re-emitted photon has wavelength 5000 angstrom। Calculate energy and wavelength of other photon। ये कह रहे हैं देखो, इतनी एनर्जी मिली इसे और ये एनर्जी, टोटल एनर्जी 2 फॉर्म में गई, एक इसमें और एक इसमें। तो यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल लोगे, यहाँ से इसकी एनर्जी निकाल लोगे, तो बची होगी वो दूसरे फोटोन में जाएगी, वेवलेंथ निकाल लो। फिर सॉल्व करो भाई। सर वो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने लिखे हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं लिखा है, फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर लिखा है। सर वो वहाँ पे देखो ना, री एमिटेड 2 फोटॉन्स, वो क्या लिखा है? 1200 फोटॉन्स। 2 फोटॉन्स। 2 फोटॉन्स।
ठीक है, चलो अब देखते हैं। एक बच्चे का आंसर आया है अभी। तो देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब इज एनर्जी टोटल यहाँ पे इमिटेड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हो जाएगी, एच सी बाई लेमडा, लेमडा एब्जॉर्ब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा इमिटेड 1 प्लस एच सी बाई लेमडा इमिटेड 2, है ना। फर्स्ट फोटोन और सेकंड फोटोन के हिसाब से लिख रहा हूँ। सो ये एच सी तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या। मान लो एनर्जी के टर्म्स में भी लिखना हो तो इन्होंने पूछा है एनर्जी, बाद में भी निकाल सकते हैं। सो ये एच सी हटा दो, तो बचेगा क्या, 1/3000। 300 नैनोमीटर को यहाँ एंगस्ट्रॉम लिखा है, यहाँ नैनोमीटर लिखा है, यहाँ 3000 लिख लो, इक्वल्स टू 1/5000, है ना, प्लस 1/लैम्डा, आपको नहीं पता क्या है, बस 1/लैम्डा इक्वल्स टू 1/3000 माइनस 1/5000। इसका एलसीएम ले लो तो 15000। ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। तो 2/1500 से कट हो गया 1/7500। Hence lambda of other photon कितना हो जाएगा, 7500 एंगस्ट्रॉम। Now what is the energy, तो एनर्जी आप निकाल लो। एनर्जी इज इक्वल्स टू 12400 डिवाइड बाई 7500। अगर इसको 2500 से कट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 5/3 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है मैंने। ये इसको आप चाहो तो किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एनर्जी आ गई। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये तो है ना। सर वो क्वेश्चन समझा सकते हो क्या? क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ और जितनी एनर्जी एक फोटोन ने दी उसके कारण 2 फोटोन निकल गए। ठीक है, 2 फोटोन निकले तो दोनों की एनर्जी किसके बराबर होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब के बराबर होगी, है ना। यहाँ पे कुछ 50% ऐसा कुछ टर्म तो दे नहीं रखा है, ठीक है, इसलिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं कि फिर आगे चलेंगे, मूव ऑन टू अनदर पार्ट। नेक्स्ट है, लेट्स से डिसोसिएशन एनर्जी of H2 is 150 kilojoule per mole। ठीक है, if H2 is exposed to light energy of 4000 angstrom, find what percent of light energy will be converted to काइनेटिक एनर्जी। तो समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा हिंट मैं बता देता हूँ कि मान लो ये H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इस पे ये एनर्जी गिर रही है, राइट। तो क्या होगा, ये एनर्जी पर किलोजूल पर मोल दे रखी है। कैन वी कैलकुलेट व्हाट इज द एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल, है ना। तो हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे कि जितनी एनर्जी पर मॉलिक्यूल को मिली है, राइट, है ना, सॉरी कितनी एनर्जी इसे पर मॉलिक्यूल को मिली है। बाय 1 photon is giving 4000 angstrom, so you can calculate what is the energy is actually received by 1 photon, sorry 1 molecule, है ना। what is the energy received by 1 photon, that is 4000 angstrom। तो इससे एनर्जी निकाल लेना आप। और आपको पता चला इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू, है ना, डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि जितनी एनर्जी आ रही है उसमें से कुछ तो डिसोसिएशन में जा रही है,
बाकी कहाँ जाएगी, बाकी रिमेनिंग इनको काइनेटिक एनर्जी देगी तो प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बताना है ये इसका कितना परसेंट होगा। अब मैंने क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, कैलकुलेशन आपको करनी है। ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, इसलिए मैंने इस पार्ट के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन समझाए हैं। बट आई वांट यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस कि सॉल्व कैसे करना है, तो जल्दी से करो। कि ये होमवर्क रहेगा आपका नेक्स्ट के लिए, ठीक है। जितने भी लोग हैं सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, 1 से लेके सुन लो ये टिल ईयर, है ना। ये क्वेश्चन अभी मैंने ये करा दिया है 4000 5000, राइट। ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी करा दिए हैं। व्हाट रेडियो ट्रांसमीटर, हाउ मेनी फोटॉन्स, ये सब हो जाने चाहिए, है ना। तो यहाँ तक आपको करना है क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाउंडेशन बिल्डर क्वेश्चन नंबर 1 to 15 and foundation builder objective। foundation builder subjective question 1 to 4। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 54 है, पेज नंबर 54। और क्या है, फोर्टी सिक्स। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये 10th। तो ठीक है, चलो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
So how much energy actually required for dissociation? So dissociation energy that is 150 kilojoule per mole, or you can say 150 divided by 96 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल 96 से डिवाइड कर देंगे। अब ये वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 54, 96 का आधा होता है राइट 48, 54 48 तो 6 बचेगा, 6 भी कितने टाइम जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, मैं लिख रहा हूँ 1.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। ठीक है, इतनी एनर्जी एक्चुअली उसको तोड़ने के लिए चाहिए। अब इंसिडेंट कितनी हो रही है, इंसिडेंट एनर्जी हो गई दैट इज हाउ मच इंसिडेंट एनर्जी, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 12,400 डिवाइड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम, so you will solve, this is going to come 3.1 electron volt. तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सानिका यस, मैं आपको जो लिंक अभी भेजूंगा ना, आज के लेक्चर का लिंक भेजूंगा, उसी में मेरा चैनल है, उस पे देख लेना आप, है ना, कि कहाँ पे है, एक दो रिसेंट में मिल जाएंगे आपको लेक्चर्स, 5th बैच के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है, तो लेट्स से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.56 तो चली गई, इसमें आपकी डिसोसिएशन है, तो बाकी बची किसमें जाएगी, काइनेटिक में। तो हेंस 3.1 is equals to 1.56 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.54। ठीक है, ये आएगी 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 1.54 डिवाइड बाय 3.1 इंटू लेट्स से ओवर ईयर 100, तो ये वैल्यू क्लोज टू लेट्स से 49% आप बोल सकते हो कि ये है ना अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो 49% जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। समझा। ठीक है, तो ये चलो आज का तो लेक्चर रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बोर मॉडल। ठीक है, सो वी आर फिनिशिंग हियर, बाय।